यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो अध्याय नंबर 6 कक्षा 10th एसएसटी का, जिसमें अपना जो टॉपिक था बच्चों केंद्र सरकार। कौन सा था? केंद्र सरकार। और उस केंद्र सरकार के अंतर्गत हमने राज्यसभा को पढ़ा, लोकसभा को पढ़ा, संसद को पढ़ा, राष्ट्रपति को पढ़ा। और आज अपना जो बिंदु होगा वो बिंदु नंबर 1, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है। पहला बिंदु है मंत्रिमंडल और दूसरा अपना रहेगा वो उच्चतम न्यायालय रहेगा। इस चीज़ का आप विशेष रूप से क्या रखें, ध्यान रखें। और इसी के साथ ही जब हमारे ये 2 पॉइंट पूरे हो जाएंगे तब 6 नंबर का जो चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक महत्वपूर्ण 7 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी कुछ मैंने मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो करवाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला जो अपना है मंत्रिमंडल का गठन एवं शक्तियाँ, मंत्रिमंडल का गठन एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मंत्रिमंडल का गठन। किसकी बात कर लेता हूँ? मंत्रिमंडल के गठन की बात कर लेता हूँ। तो ध्यान दें विशेष रूप से मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी संसद है, ये हमारी संसद है। संसद के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो हमारा आर्टिकल है वो 79, संविधान का अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान है कि भारत में एक संसद होगी। प्लस मैं कह सकता हूँ इस संसद की एक जो होती है लोकसभा, एक सदन होता है वो लोकसभा होता है, जिसका गठन मैं कहता हूँ संविधान के अनुच्छेद 81 में एक जो गठन होता है, एक सदन होता है राज्यसभा, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के 80 के अंदर किया गया है, आर्टिकल 80 में किया गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि मंत्रिमंडल जो बात कर रहे हैं अपन, इस मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा, क्योंकि ये राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, जैसा कि अपन ने बात कर ली, इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जिनको अपन बोलते हैं छात्रों MP, याद रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के ये सदस्य होते हैं। स्थानीय अपन इनको MP बोलते हैं, और या इसको अपन सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। अब ये इन सांसदों का चुनाव जनता द्वारा कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब जनता इनको चुन लेती है और चुनने के बाद में ये लोग कहाँ जाते हैं? वहाँ लोक संसद बनी हुई होती है, संसद भवन है। उस संसद भवन के 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। ये सदस्य जीत कर कहाँ जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं। अब लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल उभर कर आया है, सबसे बड़ा जो दल होगा जिसकी सदस्य सीटें, क्योंकि मैंने आपको बताई थी अधिकतम लोकसभा की सदस्य सीटें 552 होती हैं, वर्तमान में 554। अब 554 में से जिस दल के पास में ज़्यादा सीटें हैं वो दल किस में आएगा? सरकार में आएगा, वो दल शासन चलाएगा। तो मान लीजिए किसी भी दल ने यहाँ शासन संभाला, अब जो वो MP होंगे उन MP में से ही आपको मैंने बताया था एक लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, और उन्हीं MP में से एक विधायक दल का इनका नेता बनाया जाता है, और उसी नेता को अपन एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त करते हैं। तो उनको राष्ट्रपति द्वारा इनमें से ही, लोकसभा के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और जितने भी सांसद जो जीत कर आते हैं और जिस पार्टी से जीते हुए हैं, जिस पार्टी की वर्तमान में सरकार बन जाती है, उस पार्टी के जो सांसद होते हैं उनको क्या बनाया जाता है? मंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उनमें से मंत्रियों का 10% होता है। ध्यान रखना, मंत्री परिषद का जो मंत्रियों का गठन है वो 10% के आधार पर होगा। अब 10% कैसे? टोटल सीटें होगी, टोटल सीटें हैं उनका 10% निकालना है। टोटल सीटें उसका 50%। कितना परसेंट? टोटल सीटों का 50% है वो मंत्री होगा। कितने होंगे मंत्री? जैसे 554 है तो 554 का कितना परसेंटेज निकालना आपको? 50% निकालना। जो रेशियो आएगा उतने मंत्री, अधिकतम 80 मंत्री बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। समझ में आ गई बात? अब देखो मंत्रियों का गठन ये तो हो गया, कैसे बनते हैं मंत्री वो समझ में आ गया। अब सबसे पहले भारत का जो संविधान है, देखो मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल की, तो भारतीय लिख देता हूं मैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में ये प्रावधान है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन कार्यपालिका को चलाने के लिए, कार्यपालिकाओं की शक्तियों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। याद रखना, किसका उल्लेख है?
मंत्री परिषद। याद रखना, या प्रधानमंत्री का कहीं उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति को शासन चलाने के लिए, शासन को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 74(1) में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 74(1) में इस बात का प्रावधान है कि संविधान की कार्यपालिका में शासन चलाने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा बच्चों? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, असली में मैं यूँ कह सकता हूँ कि भारत में जो कार्यपालिका की समझ शक्ति है वो हालांकि राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के होते हैं और पूरा का पूरा कार्यपालिका का उपयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? तो मैंने आर्टिकल 74(1) में क्या बताई कि एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। अब देखो, मंत्री परिषद में आपको लिखना है कि मंत्री परिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं प्यारे छात्रों? 3 प्रकार के। मैं बात करना चाहूँगा नंबर 1 कैबिनेट मंत्री। नंबर 1 क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। याद रखना, ये सबसे बड़े मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री एक या एक से ज़्यादा, कैबिनेट मंत्री एक या एक से ज़्यादा विभागों के भी मंत्री हो सकते हैं। ये वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, इनके पास में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है। तो ये एक तो होता है कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री का काम क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री जो, इसको अपन दूसरा नाम है ये भी कह सकता हूँ, मंत्रिमंडल भी कह सकता हूँ इसको, क्योंकि ये मंत्रियों का एक प्रकार का क्या हो गया? मंडल बन गया। यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री है, जितने भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे 10, 12, 15, 20, जितने भी कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूँ, तो जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो मंत्री मिलकर क्या बनाएंगे? एक मंत्रिमंडल बनाएंगे। ये एक मंत्री परिषद की एक छोटी इकाई होगी, क्योंकि मंत्री परिषद में तो सारे मंत्रियों का समूह आएगा, लेकिन इस मंत्रिमंडल में केवल और केवल कौन आएगा? कैबिनेट मंत्री आएंगे। और वो कैबिनेट मंत्री ही मिलकर सरकार की नीति निर्धारण करेंगे। सरकार में कोई भी कार्य करना पड़ेगा तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। और मंत्रिमंडल में केवल और केवल आपको ध्यान रखना कौन आएंगे? कैबिनेट मंत्री। तो हमने मंत्री परिषद के 3 प्रकार के मंत्रियों की बात की। नंबर 1 होता है कैबिनेट मंत्री, जो छोटा रूप में कह सकता हूँ मंत्रिमंडल का। नंबर 2 जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री यानी सेकंड स्तर के जो मंत्री बनाए जाते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। कौन से होते हैं? राज्य मंत्री। और तीसरे नंबर के जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको अपन कह सकते हैं उप मंत्री। यानी जो राज्य मंत्री बने हुए हैं उन राज्य मंत्रियों की सहायता करने के लिए भारतीय संविधान में इन उप मंत्रियों का भी क्या किया गया है? प्रावधान। तो आपको याद रखना है संविधान में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्रियों के बारे में बात की गई है। मंत्री परिषद होगी और जिसमें ये 3 प्रकार के मंत्री बनते हैं। ये तो हो गया कैबिनेट का गठन। ये तो क्या हो गया? मैं कह सकता हूं मंत्रिमंडल का गठन। किसका हो गया? मंत्रिमंडल का गठन। अब देखो, मान लो जब मंत्रिमंडल का गठन हो गया, वो असली सरकार मंत्रिमंडल के द्वारा ही असली सरकार चलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उस मंत्रिमंडल का गठन मैंने बता दिया कैसे होता है। और इन सभी को नियुक्त करने का काम है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को जब राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं तो फिर प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। अन्य मंत्रियों की क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। उनके विभाग का बंटवारा करते हैं, उनको कार्य देते हैं। ये सब काम तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन योगदान मुख्य किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा। किसका होगा? प्रधानमंत्री का। अब ध्यान देना आप इन मंत्रिमंडल के पास, क्योंकि शासन की सारी शक्ति मैं कह सकता हूँ भारत के अंदर कार्यपालिका के शासन की सारी शक्तियां बच्चों मंत्रिमंडल के पास होती है। असली में शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के। पहली क्या है? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। हमारे देश में कोई भी योजना चलानी है, कोई देश का विकास करना है, देश का विकास कितने स्तरों पर करना है, कितनी प्रकार की योजना बनानी है,
एक कोई भी अपन कार्य करते हैं तो उसकी पहले रूपरेखा बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? रूपरेखा। तो रूपरेखा पहले क्या है? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना कि हमारा देश क्या क्या काम करेगा, उसके लिए सबसे पहले नीति बनाना। नंबर 2, कानून निर्माण पर नियंत्रण। जब संसद के अंदर कानून बन जाता है तो उस कानून निर्माण पर कंट्रोल, मुख्य रूप से नियंत्रण करने का काम है वो किसका है बच्चों? मंत्रिमंडल का है, क्योंकि असली शक्ति किसमें होती है? मंत्रिमंडल में होती है। नंबर 3 क्या है? राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। हमारे देश की जो संपूर्ण कार्यपालिका है उस संपूर्ण कार्यपालिका पर असली नियंत्रण किसका है? मंत्रिमंडल का है। नंबर 4, वित्तीय कार्य, क्योंकि मैंने बताया था कि कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उस कैबिनेट मंत्री में एक वित्त मंत्री होता है जो हमारे देश का आय व्यय का लेखा जोखा, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितनी योजनाएं बनी, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब का जो लेखा जोखा है वो वित्त मंत्री पेश करते हैं। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। आपको ध्यान रखना, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। उसके बाद में वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक का मतलब है विदेश, विदेश का मतलब है दूसरा देश। भारत के अलावा जो भी देश हैं उन देशों के साथ में भारत जो भी संबंध स्थापित करेगा, जो भी व्यापारिक समझौते होंगे, उन व्यापारिक समझौतों का संचालन असल में कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। और नेक्स्ट है नियुक्ति संबंधी कार्य। मैंने कल भी बताया था, हालांकि भारत के समस्त महत्वपूर्ण विभाग उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन एक चीज की गांठ बांध देना, ये नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह से ही होगी। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को, या मंत्रिमंडल, मैं कह सकता हूं मंत्रिमंडल जो निर्धारित करेगा, जिसको भी पदों पर लगाना है वो लगाएंगे राष्ट्रपति। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हमने मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, मंत्रिमंडल के पास में क्या पावर होता है, असली पावर ही मंत्रिमंडल के पास में होता है, इस चीज का विशेष, क्योंकि कार्यपालिका में ही इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब दूसरा बिंदु अपना है उच्चतम न्यायालय। आपको ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय का मैं यहाँ दूसरा नाम लिख सकता हूँ सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना, आपको 2 नाम याद आ सकते हैं एग्जाम में। उच्च न्यायालय का दूसरा नाम है सर्वोच्च न्यायालय। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? सर्वोच्च न्यायालय। क्या नाम है? सर्वोच्च न्यायालय। अब देखो, विशेष रूप से आप थोड़ा समझना इसको। सबसे पहले क्या है, 2 बिंदु के अंतर्गत हम इनको समझेंगे कि एक तो उच्च न्यायालय का संगठन कैसा है, और दूसरा हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। संगठन का मतलब इसका ढांचा क्या कहता है, शुरुआती दौर कैसा था उच्चतम न्यायालय, बाद में क्या संशोधन हुआ, उच्चतम न्यायालय में कौन से न्यायाधीश बैठते हैं, उनकी क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, और वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे पहला संगठन, जो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है प्यारे छात्रों, वो आर्टिकल है 124। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 ये कहता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, या भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। वो आपका आर्टिकल होगा 124। आर्टिकल अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय कहूँ, उच्चतम की बात कर रहा हूं मैं, उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय, और या दूसरा नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको याद रखना है कौन से अनुच्छेद के तहत गठन किया गया है, 124 आर्टिकल। अब देखो, जब इसका गठन किया गया था तो पहली बात क्या आई, देखो, भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत व अविभाज्य है। क्या कहा? भारत में, क्योंकि भारत की जो तीनों शक्तियां है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, उसमें से सबसे ऊपर स्थान किसका है? न्यायपालिका का है। इसलिए क्या कहा? भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, एक जैसी है, प्लस अविभाज्य है, जिसको अलग अलग क्षेत्रों वाइज बांटा नहीं गया है। चाहे एक छोटा व्यक्ति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, सबके लिए नियम कानून सेम बनते हैं। इसलिए क्या कहा? भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत व अविभाज्य है। फिर क्या कहा? राज्य के तीनों अंग कौन से? व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो राज्य के तीनों अंगों में न्यायपालिका को संविधान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। याद रखना, तीनों राज्य की जो 3 अंग है, मैंने पहले भी बताया सरकार के 3, उन तीनों अंगों में से सबसे सर्वोच्चता प्राप्त कौन से अंग को है? न्यायपालिका को। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका। ये गठन की बात है, एग्जाम में आएगा, आपको लिखना पड़ेगा ये। अब देखो भारत में न्यायपालिका, अब देखो न्यायपालिका को जब नियंत्रण करना है, जब न्यायपालिका को चलाना है, तो इसके लिए आपको न्यायालय बनाने पड़ेंगे। तो क्या लिखा? भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। दूसरा नाम क्या? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिसको मैं कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट। क्या कह सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर कौन है बच्चों? उच्चतम न्यायालय है। जब हमारा संविधान बना था तो मूल रूप से उस समय भारत के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। देखो, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीशों के गठन का वर्णन था। लेकिन संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो वर्तमान में संशोधन अधिनियम 2008, याद रखना, वर्तमान में संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 31। अब मैं बात करूंगा प्यारे छात्रों, क्या बात करूंगा? बात ये करूंगा मैं कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति भारत का, ये तो न्यायालय के बारे में बात बताई कि भारत में ऐसा ऐसा न्यायालय की प्रक्रिया होती। अब इन न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय बन गया, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश बनेंगे, जो जज बनेंगे, उनकी योग्यता क्या है? नंबर 1 योग्यता आप नोट करें, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो? नागरिक, क्योंकि भारत का नागरिक होगा वही बनना चाहेगा। नंबर दूसरी विशेषता क्या है? वह जो व्यक्ति न्यायाधीश बनना चाहता है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, वह उच्च न्यायालय जो राज्यों में स्थित होते हैं, वह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, या न्यायाधीश के पद पर, याद रखना, न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। देखो, पहली शर्त तो क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? पढ़ाई के अलावा दूसरी शर्त है, वह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका है, या न्यायाधीश के पद पर वो कार्य कर चुका है, कम से कम कितना? 5 वर्ष तक। तीसरी शर्त यदि कोई और बनना चाहता है, वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है। कोई व्यक्ति बनना चाहता है कि 10 वर्ष तक यदि किसी ने वकालत कर रखी है, कहाँ पर? उच्च न्यायालय में, वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है, या मैं कह सकता हूं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का जानकार हो। ऐसा व्यक्ति इन योग्यताओं का जो पालन करता है, वो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता पूरी करता है। तो ये तो हो गई योग्यता। अब इसकी प्रक्रिया, यानी जब जो न्यायाधीश बन जाता है, मैं बात कर सकता हूं कि जब वो न्यायाधीश बन गया, अब उसको कौन सी प्रक्रिया के तहत वहां पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि ये तो उच्चतम न्यायालय के अब अपन बात करें मुख्य न्यायाधीश की। किसकी? मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते कौन है?
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का काम तो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और उनको शपथ दिलाने का काम भी कौन करते हैं प्यारे छात्रों? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, शपथ का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान समय में आपको बता दूं, वर्तमान समय में याद रखना, वर्तमान समय में एक नियम बन गया जिसका नाम है कॉलेजियम प्रथा, कॉलेजियम प्रणाली, जिसको मैं कह सकता हूं कॉलेजियम प्रणाली। ये क्या होती है कॉलेजियम प्रणाली? इस कॉलेजियम प्रणाली में एक तो होता है वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो, प्लस 4 है वो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश। 4 कौन से होते हैं बच्चों? वरिष्ठतम न्यायाधीश। याद रखना 4 होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश। देखो, एक तो मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में भारत में एक जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है, प्लस इसके अलावा जो 4 मुख्य न्यायाधीश होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश, उनका एक पैनल बनता है, वो नाम भेजते हैं। वो ये 500 सदस्य मिलकर एक नाम किसके पास भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और इन नामों में से ही अगला जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन सेलेक्ट करता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ये तो हो गई बात। अब दूसरा ध्यान रखना, क्या होता है, राष्ट्रपति जब इनको न्यायाधीश बना देते हैं तो अधिकतम, कह सकता हूं मैं, अधिकतम जो न्यायाधीश होते हैं, अधिकतम जो न्यायाधीश होते हैं वो बच्चों 65 ईयर, कितने वर्ष? 65 वर्ष की आयु में ही उनका वो अपने पद से हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और दूसरा, 65 वर्ष से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष हो सकती है। और दूसरा नियम ये कहता है कि इनको अपने पद से हटाया भी जा सकता है। वो कैसे? वही संविधान की प्रक्रिया, 2/3 बहुमत, महाभियोग लगाकर, जैसे राष्ट्रपति को हटाते थे, तो इनके ऊपर भी कब? जब ये कदाचार, क्या करते हैं? कदाचार, बुरा व्यवहार हो जाता है, निर्णय सही नहीं देते हैं, ऐसा कोई आभास हो जाता है, तो संविधान जो हमारी संसद है, उस संसद के किसी भी सदन में, ध्यान रखना, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाकर 2/3 बहुमत से उसको पास कर दो। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इनको जो न्यायाधीश है उनको पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से क्या रखना ध्यान। अब एक और बता देता हूँ कि ये जो न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पर मंथ उनकी 1 लाख रुपए सैलरी होती है। कितनी होती है? 1 लाख रुपए उनको वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उनको भत्ते मिलते हैं, दैनिक भत्ते मिलते हैं। उसके अलावा उनको पेंशन मिलती है, ग्रेजुइटी। क्या मिलते हैं? ग्रेजुइटी। याद रखना, ग्रेजुइटी, जो बाद में उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन कितना है बच्चों? 90,000। तो मुख्य न्यायाधीश का 1 लाख रुपए प्लस उनको वेतन, भत्ते वगैरह ये सारी चीजें मिलती है, प्लस रिटायरमेंट के बाद में ग्रेजुइटी मिलती है। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश हैं उनको कितने मिलते हैं? 90,000 रुपये प्लस वेतन, भत्ता, उन सारी सुविधाओं का होता है। अब देखो, एक और इनकी मुख्य विशेषता क्या है न्यायाधीशों की? एक मुख्य विशेषता है कि इन्होंने कोई भी डिसीजन दे दिया, कोई भी निर्णय दे दिया, उस निर्णय को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये उनका एक विशेष रूप से बात। तो हमने किसकी बात की? उच्चतम न्यायालय का संगठन कैसा है, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी योग्यता क्या है, उनको कैसे नियुक्त करते हैं, उनकी क्या वेतन है, क्या भत्ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या की? चर्चा की। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है वो है प्यारे छात्रों क्षेत्राधिकार। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया, अभी न्यायाधीश भी नियुक्त हो गए, लेकिन इनका एरिया, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में ये काम करेगा उसको बोलेंगे क्षेत्राधिकार। पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सबसे पहला तो उनके पास में ये पावर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की मैं बात कर रहा हूं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसको कहते हैं? जैसे भारत एक संघ है, भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारत तथा भारत के अन्य राज्यों के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, या कोई विषय कानून को लेकर है, या वो कोई विषय समवर्ती सूची का है, इन सारी चीजों को लेकर मुख्य रूप से अधिकार किसका है कानून बनाने का? उच्चतम न्यायालय। तो पहला बिंदु क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या हो गया प्यारे छात्रों? प्रारंभिक क्षेत्र का। नंबर दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में कहीं पर यदि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, और यदि सुनवाई कहीं करनी, अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपील करने का सबसे अंतिम क्षेत्राधिकार कौन सा है? उच्चतम न्यायालय का है। तो इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में 3 बातें आती है। नंबर 1 संवैधानिक, जो आर्टिकल कह रहा है 132 के अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार में यदि संविधान के द्वारा कहीं राज्यों में
किसी हाई कोर्ट द्वारा कोई निर्णय सही नहीं दिया गया हो, किसी में कानून के अनुसार कार्य नहीं हुआ हो, तो उस कार्य की चुनौती संवैधानिक अधिकार के तहत दी जा सकती है, जो हमारा आर्टिकल 132 ये कहता है। नंबर 2, दीवानी मामले। नंबर 2 कौन सा? अपीलीय क्षेत्र दीवानी। दीवानी का मतलब है, पहले क्या होता है, एक कोठा निर्धारित, जब हमारा संविधान बना था, इस दीवानी मामले की बात कर रहा हूं, जब हमारा संविधान बना था तब ये निर्धारित था कि 20,000 रुपये से अधिक वाले जो कोई मामले होते हैं वो मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन करके ये बता दिया गया है कि ऐसा कोई भी दीवानी मामला हो जो उच्च न्यायालय द्वारा अगला व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ हो, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो नंबर 2 दीवानी मामला। और नंबर 3 फौजदारी। फौजदारी का मतलब है लड़ाई झगड़ा, या मैं कह सकता हूं कि निचले न्यायालय द्वारा किसी को बरी कर दिया गया है, तो उच्च न्यायालय द्वारा उसको सूचना मंगवा कर उसको मृत्युदंड दे दिया गया है, या और कोई सजा दे दी गई है, या वहां से फाइल को ट्रांसफर करके उच्च न्यायालय में ले आए। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में मंगाया जा सकता है। अब नंबर 4 क्या है? 4 में लिखा है विशिष्ट न्यायालय है। ये क्या है? विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या है? आर्टिकल 135 के अनुसार सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय, यानी एक सेना का जो अलग से न्यायालय बना हुआ है उसको छोड़कर बाकी सभी न्यायालय के कानून को, बाकी सभी न्यायालय के निर्देशों को, बाकी सभी न्यायालय के जजमेंट को ये बदलने का पावर रखता है। उसकी सूचना मंगाई जा सकती है, या सैनिक न्यायालय को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है तो वो उच्च न्यायालय में कर सकता है। बिंदु नंबर 3 क्या है? क्षेत्राधिकार में अपील के लिए विशेष आज्ञा देना। वो आर्टिकल 136 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में किसी बात को लेकर अपील करना चाहता है तो उच्चतम न्यायालय में इस बात का प्रावधान है कि वो अनुच्छेद 136 का प्रयोग करते हुए अपील कर सकता है और उच्चतम न्यायालय उसको अपील करने की आज्ञा देगा। बिंदु नंबर 4 परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति को कोई भी कानून बनाने के लिए, या जैसे संविधान में कोई संसद में कोई बिल बन गया है, वो हस्ताक्षर के लिए जब राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य भी नहीं है। बिंदु नंबर 5 अभिलेख न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 129 में, बच्चों याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 129 में इस बात का प्रावधान है कि भारत का जो ये न्यायालय है वो कौन सा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है? अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, उस निर्णय को वो एक फाइल के रूप में सुरक्षित रखते हैं कि उस निर्णय को देखकर अन्य कोई जो राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय उस निर्णय की कॉपी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, देखो कि उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था, उसका प्रयोग करते हुए हम ये निर्णय दे रहे हैं। इसलिए उनको बोलते हैं कागजी न्यायालय, इसलिए उनका नाम है अभिलेख न्यायालय। क्या नाम है? अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट बिंदु हमारा है क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों का रक्षक। हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के सभी नागरिकों, क्योंकि हमारा कुछ मूल अधिकार है, मौलिक का मतलब होता है मूल, परंपरागत जो हमें पीढ़ियों से मिले हमारा अधिकार, जैसे रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भेदभाव रहित रहने का अधिकार, ये सारे अधिकार है हमारे। यदि इन अधिकारों का कहीं पर शोषण हो रहा है हमारा, और यदि उच्च न्यायालय में भी अपनी सुनवाई नहीं होती है, तो इस बात का चैलेंज हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसलिए कहा मौलिक अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट है वो नागरिकों के मूल अधिकार का रक्षक है। बिंदु नंबर 7 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 131 और 131 और 132 में इस बात का प्रावधान है कि यदि न्यायिक, मान लो किसी राज्य में या संघ के बीच में
जो राज्यों ने डिसीजन दिया है, राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसने कोई डिसीजन दिया है, उस डिसीजन से, उस निर्णय से यदि राज्य सरकार संतुष्ट नहीं है तो राज्य सरकार न्यायिक पुनर्लोकन की बात कह सकता है। कौन सा अनुच्छेद के अंदर? 131 और 132 के अनुसार वो न्यायिक पुनर्लोकन की मांग किससे कर सकता है? उच्चतम न्यायालय से कर सकता है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी मांग स्वीकार की जाती है और निर्णय को दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमने आज केंद्र सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल और उच्चतम न्यायालय दोनों बिंदुओं का अध्ययन किया, और इन दोनों बिंदुओं के साथ में आपका जो अध्याय नंबर 6 था केंद्र सरकार, वो कंप्लीट होता है। कल अपन नेक्स्ट एक और अध्याय के साथ में हाजिर होंगे, जो हमारा अध्याय रहेगा बच्चों राज्य सरकार। इसी के साथ आपका बहुत